Assalamualaikum. Assalamualaikum everyone. Welcome to Jio Pakistan with Huma and Zohaib today. भाई जबरदस्त किस्म के मैचेस चल रहे हैं. Exactly. बड़ा ही आपने सही वर्ड्स यूज किए हैं क्योंकि लाहौर कलंदर्स आर शाइनिंग. मतलब कि बिल्कुल ही आप समझे कि पिछले 5 PSL जो हुए हैं और ये जो छठा PSL है, जमीन और आसमान का डिफरेंस है. दे आर ऑलरेडी 2 हो चुके हैं मैचेस, 2 आउट ऑफ 2 मिल चुका है लाहौर कलंदर्स को, विच इज ऑल्सो वेरी बिग थिंग. आपको पता है ना, वरना तो शुरू से ही नाउमीद शुरू से ही हार का सिलसिला शुरू होता था और फिर वो कहीं जाके रुकता था एक आधे मैच में. लेकिन ये कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लाहौर कलंदर्स. सारी टीम्स वैसे अच्छा परफॉर्म कर रही हैं. सफ़ी भाई के लिए, सरफराज के लिए भी थोड़ा सा हम कुछ वो एक्चुअली कल वाले मैच में जो सरफराज की जो एक होती है, वी लव सरफराज, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कल उनका एटीट्यूड थोड़ा सा डिफरेंट था. अगर आप ग्राउंड पे सुकून रहने की जरूरत है सरफराज भाई को जरा आराम से, क्योंकि अभी तो टूर्नामेंट का आगाज हुआ है. होता ये कि इसमें जब आप बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं बॉलर पे, क्योंकि ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं सारे, बिल्कुल, तो फिर बुरा भी लग जाता है किसी किसी को, तो डीमोटिवेटेड को फील कर जाता है. तो जरा एक्चुअली कुछ ज्यादा ही वो कर रहे थे, बट एनीवे फॉरगेट दैट. हम तो तारीफ करने की कोशिश कर रहे हैं और हम तारीफ कर रहे हैं लाहौर कलंदर्स की, हु परफॉर्म्ड रियली वेल. इट वाज अ ग्रेट मैच और ऑलरेडी बड़ा मजा आ रहा है. मतलब अभी तो बिल्कुल सिलसिला शुरू हुआ है एंड येट वी आर हैविंग सो मच फन. आज भी मैचेस, रोज मैचेस होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है. वीकेंड को 2 हुआ करेंगे और वैसे वीकडेज में आपको पता है कि रात के 7 बजे एक मैच. सो टुडे विल आल्सो बी ए मैच. तो मैं कॉफी पीती हूँ, फिर आप आगे चलें. मैं आगे चलता हूँ. तो ये कि मैच की बात भी होती रहेगी, PSL की बात होती रहेगी, इलेक्शन कमीशन से मुताल्लिक भी बड़ी खबरें हैं हमारे पास, और वो NA-75 डस्का का इंतखाब, उस पर भी कुछ बात होगी, और कुछ बड़े सीरियस इश्यूज जो सोशल इश्यूज हैं. बल्कि शुरू करते हैं बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ गेस्ट्स वेटिंग फॉर अस. अच्छा जी, मोर ऑन क्रिकेट लेटर. ऑब्वियसली आजकल क्रिकेट का ही बोलबाला है तो उसकी तो बात होगी, लेकिन लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट डस्का में क्या डिसीजन ली जाएगी. आपको बताएं कि डस्का इलेक्शन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला आने को है. कोई एक पार्टी तो नाराज डेफिनेटली होगी. 19 फरवरी को सियालकोट की तहसील डस्का में कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए होने वाला ज़िमनी इंतखाब सियासी इशू बन गया है. इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी तहकीकाती कमीशन का इजलास आज हो रहा है. पोलिंग के बाद रात को 20 पोलिंग स्टेशंस के प्रिजाइडिंग अफसरान ही लापता हो गए थे, जो अगले दिन सुबह 6 बजे के बाद नमूदार हुए, और ये मामला अब तक मुअम्मा बना हुआ है. अलबत्ता सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली मुख्तलिफ वीडियो से अंदाज़ा हो रहा है इनके साथ हुआ क्या था. अब इस मामले की संगीनी को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने मुदाखलत करके NA-75 के इंतखाबी नताइज फौरी रोकने का ऐलान किया. साथ ही तहकीकाती कमेटी भी कायम किया, लेकिन यहाँ भी इलेक्शन कमीशन को चैलेंज का सामना है. डस्का ज़िमनी इलेक्शन से मुताल्लिक मुस्लिम लीग नून और PTI के मौक़िफ़ में वाज़ेह फ़र्क है. PTI का ये मुतालबा था कि इलेक्शन कमीशन उन उम्मीदवार जो उनके उम्मीदवार हैं अली असजद मुल्ही की जीत का नोटिफिकेशन जारी करे. साथ ही वज़ीर आज़म ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि PTI के उम्मीदवार को ये हिदायत करते हैं कि वो 20 जो मुतनाज़ हल्के हैं उनमें री पोलिंग की दरख्वास्त दायर करे. दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून का मुतालबा है कि डस्का के पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग कराई जाए और इलेक्शन कमीशन के इंक्वायरी कमीशन की कार्रवाई को पब्लिक किया जाए. क्या मुतालबा किया, देखिए. हमारी डिमांड है कि जो मामला हो टेलीवाइज्ड हो, कानून इसकी इजाज़त देता है, और अवाम देखें कि 19 फरवरी को NA-75 के में क्या हुआ और किस तरह एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के अवाम को उनके जमहूरी हक से महरूम करने की कोशिश की गई. डस्का ज़िमनी इंतखाब से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला जो भी हो, शिकस्त कोई पार्टी कबूल नहीं करेगा. ये तो ऑब्वियस है. लगता है ये है कि मामला मुतनाज़ रहेगा. हो सकता है कि इस मसले पर एक नई कानूनी जंग का आगाज़ हो. बात करते हैं, हमें ज्वाइन किया इस वक्त राना सनाउल्लाह साहब ने, रहनुमा मुस्लिम लीग नून. राना साहब, सबसे पहले डस्का इलेक्शन के बाद से मुस्लिम लीग नून का बड़ा दबाव है इलेक्शन कमीशन पर. आपका वाज़ेह मुतालबा तो यही सामने आया है कि पूरे हल्के में वोटिंग दोबारा कराई जाए. पूरा हल्का ही क्यों? जहां आपको शक है उन पोलिंग स्टेशन तक बात रखते तो ज़्यादा मुनासिब नहीं होता? इन्होंने सारा दिन जो है वहाँ पे खौफ व हरास फैलाया, लोगों को अपना हक़ राय दही इस्तेमाल नहीं करने दिया. लोग फिर जब जो है वो
निकले बाहर और बाकी पोलिंग स्टेशन के बाहर जमा हुए, तो वहाँ पे उन्होंने पोलिंग स्टेशन जो है वो पोलिंग बंद कर दी। लोग ज़बरदस्ती जो है वो गेट फलांग के गए हैं, ये फुटेजेस मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका वोट जो है वो पोल नहीं हुआ। और अगर डस्का पूरा शहर में और उसके अलावा ये 20 जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर उन्होंने उठाए हैं, तो ये तकरीबन 100 से ऊपर जो है वो ये पोलिंग स्टेशन बन जाता है। तो इसलिए हमारी ये राय है, अगर इलेक्शन कमीशन इनके ऊपर फैसला करता है तो उससे भी जो है वो सारी सूरत सामने आ जाएगी और पता चल जाएगा कि किस तरह से डस्का शहर में लोगों को वोट पोल करने से रोका गया और किस तरह से प्रेसिडेंट ऑफिसर को उठाया गया। तो हमारा ये मुतालबा और हमारी ये राय है कि बेहतर होगा कि पूरे हलके में जो है वो रीपोल हो। और दूसरा ये कि उस रीपोल से पहले ये फायरिंग करके पोलिंग रुकवाने वाले और ये प्रेसिडेंट ऑफिसर को उठाने वालों को जब तक इंसाफ के कटहरे में नहीं लाया जाएगा, इनको करार वाकई सज़ा नहीं दी जाएगी, उस वक्त तक जो है वो पोल ना हमें काबिल कबूल होगा और ना ही उसका कोई जो है वो बेहतर नतीजा निकल सकेगा। अच्छा राना साहब, ये कहिएगा कि इलेक्शन कमीशन आपकी दरख्वास्त भी सामने रखेगी, लेकिन इस इलेक्शन का नोटिस तो उन्होंने खुद ही लिया हुआ है, वो खुद कार्रवाई कर रहे हैं। आप ये क्यों ज़रूरी समझते हैं कि बड़े बड़े इज्तिमात और न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस की जाए, उसकी भरमार हो और इलेक्शन कमीशन पर प्रेशर डालने की कोशिश की जाए? ये तो इसी बात के मुतरादिफ है कि आप कुछ प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, जब ये नोटिस लिया है इलेक्शन कमीशन ने, तो हम ही ने जो है वो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के हम नोटिस में लेके आए। हमने ही बताया उनको कि जनाब ये देखें फॉर्म 45 जो इन प्रेसिडेंट ऑफिसर ने वहाँ पे पोलिंग स्टेशन पे दिया है ये और है, अब ये जो सुबह लेके आ रहे हैं ये और है। इसी तरह से हम ही ने बताया कि जनाब ये साथ वाले पोलिंग स्टेशन के लोग जो हैं वो उन्हें भी यहाँ पे पहुँचे 1 घंटा हो गया और ये 20 लोग जो हैं वो गुम हैं। हम ही ने ये इलेक्शन कमीशन के सामने बात रखी कि ये लोग 20 जगह से अगवा हुए हैं और बरामद जो है वो एक ही पुलिस की गाड़ी से हुए हैं। और वो जुल्फ़कार विर्क जो है वो DSP वो उस इलाके का इंचार्ज था, जिसके मतलब इलेक्शन कमीशन पहले ही ये कह चुका है कि वो पार्शल है और उसको इस इलेक्शन से जो है वो दूर रखा जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम सामने लाए हैं, तो फिर ही इलेक्शन कमीशन के पास वो मवाद मुहैया हुआ है जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने साथ ये जो है वो इंसाफ के लिए कदम उठाया है, नोटिस लिया है। अच्छा राना साहब, फाइनली ये भी बता दें कि अब एक सूरत तो ये है कि आपका मुतालबा मान लिया जाए, दूसरी ये कि कमीशन डस्का इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दे और अली असजद का नोटिफिकेशन हो जाए। तो अगर कमीशन ने ऐसा किया तो आपका रद्द अमल क्या होगा? देखें, ये धांधली करने वाले इस टोले का, हुकूमत का, उस इंतज़ामिया का मुंह काला हो चुका है और वो कालक इतनी गहरी है कि अवाम ने वोट चोरों को पकड़ के जो है ना वो पूरी दुनिया में जो है ना एक्सपोज कर दिया है। ये कालक जो है, अगर कोई ऐसा फ़ैसला होता है तो ये कालक जो है ना, ये मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी जो है वो पड़ेगी, जो हम किसी सूरत में नहीं चाहते। हम इलेक्शन कमीशन की इज़्ज़त चाहते हैं, उसे एक इंडिपेंडेंट अदारे के तौर पे उसे देखना चाहते हैं। हम उस चाहते हैं कि वो ऐसा फ़ैसला करे जो हक़ाइक़ के मुताबिक हो। जी, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह हमारे साथ है और उन्होंने तो वाज़े तौर पर जो जमात का मौक़िफ़ है वो रख दिया है और मौक़िफ़ कुछ ये निकल के सामने आ रहा है कि जो इनका मौक़िफ़ है अगर वो उस पर नहीं फ़ैसला आता तो इसका मतलब है कि कालक। बिल्कुल, बड़े वाज़े अल्फाज में राना साहब ने बता दिया है हाउ दे फील अबाउट इट। PTI का लेकिन ये हुमा यहाँ पर एक चीज़ वो करेंगे, हमको मिलेंगे, लेकिन यहाँ एक चीज़ बड़ी वाज़े कि या तो आप ट्रस्ट करें, देखें, या तो आप ट्रस्ट करें इलेक्शन कमीशन जो फैसला करे, यानी अनकंडीशनल आप ये बात करें कि इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार है, जो फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा हमें कबूल होगा। लेकिन ये जो कंडीशन लगा दी जाती है ना कि अगर ये फैसला नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि ये हो जाएगा। पाकिस्तान में सारे फैसले कंडीशनल होते हैं एंड यू नो दैट कि ये ना हुआ तो वो हो जाएगा। कोई भी इस तरह एक्सेप्ट करना होता तो बड़ी चीज़ें पहले एक्सेप्ट कर चुके होते हैं और इस नौबत पे ये नौबत ना आई होती जिस पे इस वक्त हम हैं। एनीवे जी, एक और पर्सपेक्टिव लेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया उस्मान डार साहब, रहनुमा PTI। उस्मान साहब, सबसे पहले डस्का इलेक्शन में जो कुछ हुआ, खुद इलेक्शन कमीशन ने इसका नोटिस भी लिया और आज इसकी कार्रवाई का आगाज़ हो रहा है। तो इलेक्शन कमीशन को अपना काम करने देने के बजाय आपका मुतालबा है कि अली असजद को फातेह करार दिया जाए। अभी उनको पूरी इंक्वायरी तो करने दें, आपको पता है कि क्या हुआ है उधर? देखिए, जब 360 पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म 45 तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने जमा करा दिए
आरओ को नतीजा जो भी रिज़ल्ट है वो अनाउंस कर देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है? अली अज़म अली साहब का बतौर है मैंने नोटिफिकेशन रोक सकता था, लेकिन अगर आप माजी में भी देखें कहीं भी अगर ऐसी सिचुएशन आई तो उसमें आरओ ने रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया। आरओ रिजल्ट रोक के बैठी है जिसमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ 7,827 वोटों से जीत चुकी है। अच्छा उस्मान डार साहब, ये कहिएगा अगर इलेक्शन कमीशन ने मुनासिब समझा तो पंजाब पुलिस और इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का भी कह सकता है इलेक्शन कमीशन। ऐसी सूरत में पंजाब हुकूमत बात मानेगी या आपकी नज़र में पुलिस और इंतजामिया ने बेहतरीन काम किया, उनका कोई कसूर नहीं है इसमें? नवाज ये कहें कि ये डस्का का इलेक्शन नहीं जंग है। इनके साबिक वज़ीर आज़म जब हकान अब्बासी कहें कि जब भी इलेक्शन होगा आपके सामने है उनका पैगाम, गन्ने उठाएंगे और शिद्दत और जिद्दत के साथ वो इलेक्शन लड़ा जाएगा, तो फिर उनके कारकुन को तो यही मैसेज जा रहा था जिस पे फिर उन्होंने गोलियां चलाई और आज तक वो भागे हैं। गांव में कोई मुस्लिम लीग नून की क़यादत, मरियम नवाज हो या दीगर लीगी क़यादत हो, वो भी नज़र नहीं आ रहे हैं। इस शर्मनाक वाक़या पे ये लोग अपना मुंह छुपाते फिर रहे हैं। पुलिस और रेंजर्स को भी मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, रेंजर्स भी वहाँ मौजूद थी। ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या DPO या पुलिस या इंतज़ामिया नहीं, साथ रेंजर ने भी मिलकर इस इलेक्शन को करवाया। इस तरह के वाक़यात जो आप एक दो रिपोर्ट किए हैं ये आप दीगर इलेक्शंस में भी देखते हैं। इतने बड़े इलेक्शंस में जो 45 से 50 किलोमीटर रेडियस का हल्का है उसमें आ जाते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इंतज़ामिया को और पुलिस को और रेंजर को इनको कंट्रोवर्शियल करना नहीं चाहिए। तो बेसिकली अब ये लग रहा है कि जैसे आप कह रहे हैं कि छोटी मोटी चीज़ें हैं जाने देनी चाहिए, ओवरऑल तो आपने देख ही लिया, लेकिन ये छोटी मोटी चीज़ें ही तो बॉदर कर रही हैं। उस्मान साहब, तहरीक इंसाफ का दावा है कि डस्का इंतखाबात आपके नज़रिए की बड़ी फतेह है, तो अगर इतना एतमाद है, एक और पॉइंट ऑफ व्यू ये भी कहता है कि मुस्लिम लीग नून के मुतालबे के मुताबिक होने दे रही है इलेक्शन। मतलब क्या बात है, दोबारा हल्का भी तो जीता जा ही सकता है अगर एक दफ़ा जीत लिया हो। वुड यू एग्री टू दैट? देखिए, हम इसलिए समझते हैं कि हमारी बड़ी फतह है वो डस्का का इलेक्शन जो 2018 में पाकिस्तान तरीके इंसाफ 40,000 वोटों से हारती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो फॉर्म 45 हैं उसके मुताबिक हम 7,827 से जीत चुके हैं, तो ये बहुत बड़ी फतह है। अगर एक लम्हे के लिए हम 20 पोलिंग स्टेशन निकाल दें और 340 पोलिंग स्टेशन पे बात कर लें जहां PMLN क्लेम कर रही है हम 3,000 से जीत रहे हैं, उसके बावजूद हमारे 94,000 के करीब वोट बन रहे हैं, जो 60,000 से अगर देखें तो 34,000 से -20 पोलिंग स्टेशन हमारा बैंक वोट ऊपर जा चुका है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन 20 पोलिंग स्टेशन पे रीपोलिंग की बात करता है, हम उसके लिए भी तैयार हैं। पूरा मैच डालेंगे, मैदान NA-75 डस्का का हाली नहीं छोड़ जी। अच्छा, यानी तैयार है कि अगर ऐसा रीपोल वगैरह हो। उस्मान डार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। अब मजीद इस पे हम बात इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज अभी फैसले होने और मुतालबा अपनी जगह, आप अपना मुतालबा रख सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन को ये फैसला लेना है और आइडियल बात तो यही है कि आप जो फैसला ले इलेक्शन कमीशन उसको, एंड इट सीम्स लाइक इन प्रिंसिपल तो कह रहे हैं कि मान ही जाएंगे। अच्छा जी, मूविंग ऑन, एंड ऑफ कोर्स इसके बारे में हम आपको अपडेटेड रखेंगे, लेकिन हमारे जो स्टार्स हैं ना, हमारे सेलिब्रिटीज, दे आर रोमिंग अराउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और लेटेस्ट जी रीमा खान जगह है जहां पे जा सकते हैं आजकल तो बिल्कुल। टर्की इज अ प्लेस जहां एवरीबॉडी इज गोइंग। आपको पता ना तुर्की के दरवाजे पाकिस्तानियों के लिए तो हमेशा ही खुले होते हैं। तो रीमा खान जी आजकल तुर्की में है और वो तुर्की की तारीखी मस्जिद आया सोफिया भी गई थी। उन्होंने अपनी एक नई वीडियो शेयर की है जिसमें वो मारूफ तुर्क सीरीज अर्तुगरुल गाजी में सिपाही अब्दुल रहमान का किरदार अदा करने वाले अदाकार जो है, उनका नाम जलाल है बाय द वे, उनके साथ हैं। और ये पाकिस्तान भी अभी रिसेंटली सारे आए हुए थे। आपको पता ना कि अब तो कोई ना कोई अर्तुगरुल गाजी का कोई स्टार पाकिस्तान आ रहा होता है, पाकिस्तानी जो वहाँ जा रहे होते हैं वो उनसे मिल रहे होते हैं। इस तस्वीर में तो खैर हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी भी आपको नजर आ रहे हैं, और आपको पता है कि इनका एक मुआहदा साइन हुआ है विद द होल टीम ऑफ अर्तुगरुल गाजी टू मेक सम सीरीज विद पाकिस्तान। मुझे ऐसा फीलिंग हो रही है कि दिस वाज नॉट कोइंसिडेंटल कि रीमा वहाँ गई हुई हैं, शी इज परहैप्स पार्ट ऑफ द सीरीज। तो एनीवे जी, आप देख रहे हैं अब्दुल रहमान एल्प जिनका सीरीज में नाम था, और रीमा, दोनों ने पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मोहब्बतों का कैसे इजहार किया वो हम आपको दिखाना चाहते हैं।
इसके अलावा मुझे ये जो एक वो ना मुझे समझ नहीं आई एक्चुअली क्या था। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान तुर्की का रीमा ने। ओह अच्छा, ओके, सॉरी आई मिस दैट पार्ट, बट लेकिन तुर्की बिल्कुल, और तुर्की से इंस्पिरेशन भी वज़ीर आज़म इमरान खान बहुत आपको यार तुरल आया क्यों है पाकिस्तान, वज़ीर आज़म ने ही तो इंट्रोड्यूस करवाया है। और सर्दी वैसे काफ़ी है वहाँ, क्योंकि अभी भी लग रहा है कि एवरीबडी वाज रियली कवर्ड अप। क्रिकेट की बात करें क्रिकेट की बात करें, बिल्कुल आप करें बात, मैं सुनता हूँ बात क्रिकेट की। आप क्या बात करती है मैं देखता हूँ। हम तो जरा एक आपको ओवरऑल, इफ इन केस यू आर वन ऑफ दोज जिन्होंने मिस कर दिया फॉर सम रीजन, तो हमने आपको पता ना अपडेट तो देनी होती है, तो आपको बताएं कि कौमी टीम की साबिक कप्तान सरफराज अहमद से रूठी फॉर्म तो मान गई, लेकिन शायद किस्मत की देवी जो है वो अभी तक उनसे रूठी हुई है, क्योंकि लिटरली कल जो उनका स्टेडियम में जो एटीट्यूड था उससे मुझे सैड लग रहे थे। मुझे लग रहा था बेचारे इनको किसी को संभालना चाहिए। नेशनल स्टेडियम कराची में खेले गए पाकिस्तान सुपर लीग 6 के चौथे मैच में लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स का 179 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर, सोचे सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर, ये ज़ोहेब वैसे मानने वाली बात है। और कैचेस बहुत ज़्यादा मिस हुए हैं दोनों तरफ से। हाँ अच्छा, तो इसके नुकसान पर 18.2 ओवर्स में पूरा करके 2 कीमती पॉइंट्स जो हैं वो भी हासिल कर लिए। PSL सीजन 6 के चौथे मैच में सरफराज अहमद टॉस जीत ना सके और लाहौर कलंदर्स के कप्तान सुहेल अख्तर ने उसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने फील्डिंग का फैसला किया पूरी तैयारियों में जी। और इसके अलावा बता दें कि आज पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के दरमियान 5वां मैच नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। दोनों टीमें अब तक टूर्नामेंट में कोई फतेह हासिल नहीं कर सकी, सो लेट्स सी हु विंस। जैसे कि फतेह जो है ना, कर हर मैदान फतेह वाला, ये फतह होता है। और अगर तो ये बात किसी को नहीं पता तो एक दफ़ा दोबारा दोहरा दें कि कोरोना से मुकम्मल छुटकारा तभी मुमकिन है जब सबको वैक्सीन लग जाएगी। इट इज़ अ लॉट लाइक पोलियो, कि अगर किसी को ना लगी हो और वो रह जाए तो फिर उसके डेवलप होने के चांसेस हैं। जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान में अभी तक पोलियो चल रहा है, तो जो कोरोना है दैट इज़ ऑल्सो वेरी सिमिलर। ये बात जो हम आपको बता रहे हैं, ये बात खुद भी समझनी है और दूसरों को भी समझानी है। दुनिया भर में 20 लाख से ज़्यादा लोगों की, अंदाज़ा करें जरा, लोगों की जान लेने वाले कोरोना वायरस की वैक्सीन दरियाफ्त होने के बावजूद यही नजर आ रहा है कि वायरस के फैलाव में कोई गैर मामूली कमी जो है वो नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वैक्सीनेशन का अमल जारी है। साथ ही साथ वैक्सीन से मुतालिक नित नए साजिशी थेरीज जो होती है ना, हमारे यहाँ बड़ी पॉपुलर हैं, वो भी मंजर आम पर आ रही हैं। तो मुझे कभी कभार ये लगता है ज़ोहेब के वही वाला सीन है कि ऐसी थेरीज डाल दो गलत किस्म की कि लोग ना लगवाएं। क्यों ना लगवाएं? पोलियो वैक्सीन से मुताल्लिक भी इस तरह की बहुत बातें की गई। दुनिया की तरह पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीनेशन सुस्तरवी का शिकार है, यानी इस वक्त तक दुनिया की सिर्फ 2% आबादी को वैक्सीन तक रसाई हासिल हो सकी है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने अवाम से अपील की है कि वो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। क्या कहा फैसल सुल्तान ने, देखिए। आपसे दरख्वास्त है कि ये फॉल्स और मिसलीडिंग और गुमराह कुन जो ख़बरें हैं वैक्सीन के बारे में, इस पे ना सुने। मैं आपको बता दूं, मैंने खुद लगवाई है अपनी वैक्सीन, मैंने अपने वालिदैन को रजिस्टर करवाया। सीरियस इफेक्ट से जो बचाव है वो बहुत बेहतरीन है, इसलिए प्लीज़ इसको लगवाएं, इसमें हिचकिचाहट ना करें और इसमें जिसे कहते हैं सुस्ती भी ना करें। जी, तो अहम बात इसमें अब ये भी है जो बताने जा रहे हैं आपको, 3 से 4 हफ्तों के वक्फे के साथ कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगाई जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप किसी ऐसे शख्स के लिए ख़तरा बन सकते हैं जिसने वैक्सीन ना कराई हो, यानी कोरोना से मुकम्मल निजात के लिए सबको वैक्सीनेशन कराना होगी। अब ज़रूरत इस बात की है कि वैक्सीनेशन का ये अमल तेज़ी से आगे बढ़े और इसके लिए हुकूमत को सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक होना पड़ेगा। बेशक, बिल्कुल। अभी आपको पता है कि पाकिस्तान में लग रही है, लेकिन फ्रंट लाइनर्स को वैक्सीन लग रही है। वी नो अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स एक्चुअली और मेडिकल स्टाफ जिनको वैक्सीनेशन जिनकी स्टार्ट हो चुकी है, दूसरा डोज भी लग चुका है, लेकिन आम पब्लिक के लिए अभी तक एटलीस्ट मैंने नहीं सुना। रजिस्ट्रेशन वैसे स्टार्ट हो गई है फॉर ओवर 65 सीनियर सिटीजन्स के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर डॉक्टर जावेद अकरम। डॉक्टर साहब, आप तो हमारे शो पे आते रहते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन आ चुकी है, हेल्थ वर्कर्स को लग रही है, लेकिन इतलात ये हैं कि हेल्थ वर्कर्स वैक्सीन लगवाने में इतना जोशो खरोश नहीं दिखा रहे जितना होना चाहिए। तो आपको इसकी वजह क्या नजर आती है, खास तौर पे कि अगर वो नहीं लगाएंगे हेल्थ वर्कर्स तो पब्लिक में तो वो कॉन्फिडेंस फिर नहीं आएगा? अनफॉर्चुनेट ये चीज़ है कि हमेशा जब भी कोई भी अच्छी चीज़
दुनिया में नमूदार होती है तो बहुत सारे अबहाम उसमें पैदा कर दिए जाते हैं। कुछ तो इसलिए पैदा कर दिए जाते हैं कि लोगों को उस चीज़ की, उस ईजाद की समझ नहीं होती। हर नई चीज़ का ये रिएक्शन होता है। और दूसरा, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, कुछ मुल्कों के इंटरेस्ट होते हैं कि दूसरे मुल्क गुर्बत की सतह से ऊपर नहीं आएँ या वो इन्हीं चीज़ों में मुब्तला रहें, तो वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं। और सोशल मीडिया, जैसे आपको पता है कि अनफॉर्चुनेटली एक अच्छा टूल है, लेकिन ज़्यादातर वो मिसयूज़ होता है इन ऐसे नेगेटिव एक्टिविटीज़ के लिए। डॉक्टर साहब, वैसे डबल एज सॉर्ड है सोशल मीडिया भी, बड़ी अच्छी बात है, इन्फॉर्मेशन भी डिसमिनेट होती है और ऑफ कोर्स फिर अफवाहें भी होती हैं। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, ये इसकी थोड़ी मजीद उनसे बात करना चाहेंगे कि पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है और जाहिर है कि इस तरह के अमल शुरू हो तो बहुत सी साजिशी थ्योरीज भी सामने आ जाती हैं। आप खुद एक वैक्सीन की तैयारी और टेस्टिंग में शामिल रहे हैं, ये वैक्सीन कितनी महफूज हैं और क्या हकीकत है वैक्सीन मुखालिफ अफवाहों की, ये बताना बहुत ज़रूरी है लोगों को। देखें, ये अफवाहें ही हैं और ये फिक्शन है और मिथ्स हैं और इनमें हकीकत बिल्कुल नहीं है। इनमें कोई एविडेंस नहीं है। एविडेंस यही है कि जो हमने 18,000 लोगों में एक कैंसिनो का ट्रायल किया है, एब्सोल्युटली सेफ़ पाया गया है। 5% लोगों को थोड़ा बहुत बुखार हुआ, जिस्म टूटा 1 या 2 दिन, और वो पैरासीटामोल से ठीक हो गए या वैसे भी ठीक हो गए। और दूसरा, जो हम ट्रायल अभी कर रहे हैं एनहुई वैक्सीन का, जो 3 डोजेज़ की है, कैंसाइनो सिंगल डोज़ है पूरी उम्र के लिए, तो एनहुई की 3 डोजेज़ हैं, वो भी बहुत रीज़नेबली सेफ्टी है उसमें भी। और ऐसा कोई भी, इवन आप मैसेंजर आरएनए वैक्सीन भी लेंगे तो वो भी कोई आपके डीएनए को डैमेज नहीं करती या उसको बदलती नहीं है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर जो आपका सेल है, खौल है, उसका जो न्यूक्लियस है, जब उसमें ही नहीं जाएगी तो डीएनए कैसे बदलेगी। और जो मैसेंजर आरएनए, जो जेनेटिक एक कोडिंग आपके जिस्म में दाखिल की जाती है, वो तो सेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाती है। एक एंटीजेनिक चैलेंज दे के आपके इम्यून सिस्टम को वो खुद भी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए ये तमाम वैक्सीन, चाहे वो मैसेंजर आरएनए वैक्सीन हैं, चाहे प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन हैं, चाहे वेक्टर बेस्ड वैक्सीन हैं, ये तमाम एब्सोल्युटली सेफ़ हैं अभी तक। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी रीजनिंग दी है, होपफुली लोगों को समझ आ जाए, बिकॉज आपको पता है कि बड़ी अच्छी तरह समझाया भी जाए तो जिसने नहीं मानना उसने नहीं मानना, ये तो हमारी फितरत भी है। डॉक्टर साहब, ये भी बता दें फाइनली कि तिब्बी अमला कोरोना के ख़िलाफ़ जंग में आगे था, आगे है, और ज़रूरत है कि वो वैक्सीन लगवाने में भी मिसाल बने, तो इसके लिए आगे कैसे पैदा की जा रही है? देखें, हम जो डॉक्टर्स हैं हम सब लगवा भी रहे हैं, और ज़ाहिर है डॉक्टर्स में भी वहम अबहाम पाए जाते हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि ज़्यादातर डॉक्टर्स, 90% डॉक्टर्स बड़े आगे बढ़ के बल्कि कीन हैं लगवाने के लिए। और जो हमने ट्रायल किया 18,000 लोगों का, उनमें 10,000 तो डॉक्टर्स ने लगवाए हैं। और इवन हमारे रोल मॉडल्स हैं, हमारे पॉलिटिशियंस, क्रिकेट प्लेयर्स, फिल्म स्टार्स, इन सब ने लगवाई है। मेरा ख़्याल है ऐसा नहीं है कि तमाम डॉक्टर्स इस किस्म के अबहाम में मुब्तला हैं। चंद डॉक्टर्स ज़रूर होंगे, लेकिन आई एम श्योर कि वो भी जब देखेंगे कि ये सिर्फ एक बात है कि वो पहल कौन करता है, वो कहते हैं तुम पहले लगवा लो, मैं बाद में लगवा लूँगा, इसलिए वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेना चाहते हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि हर किसी पाकिस्तानी को जो 18 साल से ऊपर है, उसको अपनी पहली फुर्सत में जब भी इसको अवेलेबल हो वैक्सीन, और कोई भी वैक्सीन जो अवेलेबल हो, उसको लगवा लेनी चाहिए। क्योंकि एक तरफ आपने रिस्क देखना है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। कोरोना एक बहुत मूजी बीमारी है और जो जानलेवा बीमारी भी है बहुत सारे लोगों में, और उसकी तकलीफ़ दे मौत है। वैक्सीन की तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने सही बात की, एग्जाम्पल भी बनना चाहिए और लोगों को, बाकियों को इंस्पायर करना चाहिए। डॉक्टर जावेद अकरम, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इधर कह रही थी, अगर आपको एग्जाम्पल के लिए ही लोग चाहिए और समबडी हु इज़ डूइंग इट एंड कैन इन्फ्लुएंस अदर्स टू डू इट, तो मैं हाजिर हूँ। तो लिहाजा मैं भी बड़ी रेडी हूँ। अगर के लिए हमेशा आगे कोशिश हम अच्छा, और किस तरह का हुमा हाजिर खुद भी हाथ उठा सकते थे, लेकिन ये भी उनमें है, हु इज़ गोइंग टू वेट। मैं हुमा के साथ हूँ।
इन प्रिंसिपल, तो लिहाजा वी आर अवेलेबल इफ यू वांट टू पुट इट फॉर अस। ये अफवाहें भी आप देखें कि मल्टी यानी पहले वैक्सीन आने से पहले की अफवाहें, बिल्कुल, कि क्यों आ रही है, ये आ रही है तो ये हो जाएगा, और लगाने के बाद की भी अफवाहें अलग आ रही हैं कि लगाने के बाद उसको ये हो गया, उसको हो गया। ये सारी अफवाहें इन पे खान ना धरे। तो फिर ये भी बता दें कि कोरोना से अगर अवेलेबल हो, जब अवेलेबल हो, यानी ऐसा भी ना हो कि वैक्सीन के लिए आप मतलब किसी का हक मारें या फिर क्योंकि हेल्थ वर्कर्स को पहले लगनी है, उसके बाद एब्सोल्युटली दैट गोज विदाउट सेइंग। वो तो एक वाकया इस तरह का हुआ जिस पर नोटिस भी लिया गया, जिस पे हमने बड़ी बात भी की, आर वेरी वेल नोन पॉलिटिशियंस डॉटर, अभी आप स्पोकन जब अवेलेबल आपको हो तो तब जरूर लगवाएं वैक्सीन। बिल्कुल, और इसमें फिर ना ही खुद इस तरह इबाम लें कि ये इसके साथ ये हो जाएगा तो ये नहीं होगा तो फलाना धमाका, और ना ही दूसरों में बातें बताएं, बिकॉज दिस इज इन योर हेड। हर डॉक्टर यही बता रहा है, दुनिया के डॉक्टर्स ये बता रहे हैं कि इट इज़ वेरी सेफ। और आपको ये भी साथ साथ जरा वार्न कर दें कि कोरोना इज़ वेरी मच हेयर, इट्स वेरी मच रियल। जस्ट बिकॉज उसके नंबर्स थोड़े से कम हो रहे हैं तो हमने आपको जरा बताना छोड़ दिया, बट अभी तक डेथ्स हो रही हैं, अमवात हो रही हैं। आपको पिछले 24 घंटे में दोबारा आप मुझे जरा प्लीज फिगर बता दें। 41 डेथ्स हुई हैं इन जस्ट 24 आवर्स। तो पीपल आर स्टिल गेटिंग कोविड पॉजिटिव, स्टिल डाइंग। चल रहा है, जाहिर है 1 साल हो गया और बताने में आप बताए थे कि 40-41, लेकिन 40 लोगों का एक दिन में 40 खानदान है वो जहां से ये लोग गए हैं। मतलब आप उस तरह सोचे कि एक वबा है जिससे अभी तक लोग मरे चले जा रहे हैं, जिसकी वैक्सीन निकल आई है, और जो लकी वंस हैं, जो अभी एंटाइटल्ड हैं कि वो लगवा सकते हैं, वो आगे से रिफ्यूज कर दे तो दैट्स अनफेयर। एहतियात कीजिए बिल्कुल। और ये कि शेयर भी करें अपना, आप लेकर आई हैं तो आपने 2 दफा मुझे मना किया कि ये आप यूज नहीं कर सकते। सच लाए ये हमारे व्यूअर्स को, ज़ोहेब नहीं सॉरी, हमारे व्यूअर्स को बड़ी अच्छी तरह पता है कि मैं बहुत शेयर आपने मना कर दिया मुझे कि नहीं ये मेरा ऐसा ये कर लेते हैं ऐसे। इंसानी हुकूक की तो हम बात करते ही हैं, करते रहना चाहिए। जहाँ जहाँ बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उन पर आवाज़ उठानी चाहिए। इसके साथ साथ जानवरों के हुकूक की भी बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। और हम ही में से लोग हैं जो एक्चुअली इस तरफ भी आ गए हैं। आपको बताएं, आवारा कुत्तों के खिलाफ मुहिम के दौरान अपने पालतू कुत्ते को खो देने वाली जुल्फिशा अनूशे ने लावारिस जानवरों के लिए शेल्टर होम कायम कर दिया है। जुल्फिशा ने जस्टिस फॉर केकी, मैं सही कह रही हूँ, जस्टिस फॉर केकी के उन्वान से एनिमल रेस्क्यू एंड शेल्टर मुहिम शुरू की है। और गुज़िश्ता साल, ये आपको बताना चाहते हैं, कुत्तों के खिलाफ मुहिम के दौरान उनके पालतू कुत्ते केकी को हलाक कर दिया गया था। बेदियाँ रोड लाहौर पर कायम इस शेल्टर होम में 100 से ज़ायद बीमार, ज़ख्मी कुत्ते और बिल्लियों समेत दीगर लावारिस जानवर जो हैं वो मौजूद हैं, जिनका वो ख्याल रखती हैं। दे हैव होल पूरे एक टीम ऑफ डॉक्टर्स, वेटरिनेरियंस, एम्बुलेंस भी उनके पास है। और ये भी आपको साथ बता दें कि पाकिस्तान में लावारिस जानवरों के लिए शेल्टर होम का ये तस्वुर अभी नया है। बाय द वे दिस इज़ वेरी न्यू। जुल्फिशा इज़ जॉइनिंग अस फ्रॉम लाहौर। जुल्फिशा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो जल्दी से ये बता दें कि आपने शेल्टर तब शुरू किया जब आपके साथ ये हादसा हुआ कि आपके कुत्ते को मार दिया गया, आपके पालतू कुत्ते को, या फिर आप पहले से ही इंटरेस्टेड थी और ये प्रोजेक्ट था आपका? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन द शो। एक्चुअली 1 साल पहले मेरे डॉग को मारा गया था और वो ख़ुद भी मेरा एक रेस्क्यूड डॉग था जिसको मैंने अडॉप्ट करके घर में रखा हुआ था। और जानवरों से मोहब्बत मुझे बचपन से ही है, मैं बहुत एनिमल्स को हेल्प करती थी। लेकिन कीकी की डेथ के बाद मुझे एक इंसेंटिव मिल गया एंड आई थिंक अल्लाह चोज़ मी, और मैं बड़े स्केल पे एनिमल्स को अब हेल्प कर रही हूँ। एंड आई हैव डोंकीज, कैट्स, डॉग्स, a lot of animals in my shelter right now, जो कि अगर हम सारों को मिला दें तो वो 100+ हैं। वाओ जी। अच्छा जुल्फिशा, ये कहिएगा कि अभी तो खैर हम वो जो आइडियल मुआशरा जिसमें पहले इंसानों के हुकूक की बात हो और लोग जो हम देखते हैं फुटपाथ पर सो रहे होते हैं उनको खाना, खैर लेकिन आप जो काम कर रही हैं आने वाले वक्त में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या आपने सूरत हाल देखी क्या ऑन ग्राउंड इस वक्त? क्या सूरत हाल है जानवरों को लेकर, जो आवारा कुत्ते हैं उनको लेकर? देखिए, गुर्बत और जो ये जुल्म है, ये जानवरों की जो लाइफ है, ये साइड बाय साइड चलती है। कोई भी जुल्म दूसरे जुल्म से मुकाबला तो कर नहीं सकता, हर किसी की एक अपनी प्रॉब्लम्स हैं। और जहाँ तक जानवरों की बात है, देखिए वो तो ना हाथ उठा सकते, ना भीख मांग सकते, ना अपनी तकलीफ़ को बता सकते, ना उनके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई ऐसे लॉज हैं। तो आई थिंक हमें जानवरों के लिए थोड़ा सा रहम दिली अपने अंदर पैदा करनी चाहिए और उनके लिए खड़े होना चाहिए। जब अल्लाह ने उनको आवाज़ नहीं दी तो हमें उनकी आवाज़
आवाज़ बननी चाहिए। और हमारे मुल्क में बहुत जुल्म हो रहा है, और जब मैंने JFK बनाया तो जो जुल्म तब मेरे सामने आने लगा वो मुझे शायद पहले भी नहीं पता था। अब तो उनको ओपनली गोलियां मारते, जहर देते हैं लोग, आउट ऑफ इतना ईवल फैल गया हमारी सोसाइटी के अंदर लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से कि टिकटॉक्स बनाने के लिए वो जानवरों पे जुल्म करते हैं। सो ओवरऑल द एनिमल्स हैव नो राइट्स इन आवर कंट्री। बिल्कुल ज़ुल्फ़िशा, आई वुड इवन से दिस इज़ नॉट इवन लैक ऑफ एजुकेशन, बिकॉज बड़े एजुकेटेड लोग भी होते हैं जो कि इस किस्म के जुल्म कर देते हैं। दिस इज़ लैक ऑफ एम्पैथी, कि आप ना समझ सकें कि किसी और के साथ, बेशक वो जानवर ही हो, कि उसके साथ क्या गुजर रही है। जब आपने ये शेल्टर खोला तो आपको फ़ौरन से आपने ख़ुद आइडेंटिफाई किए कौन से जानवरों को ज़रूरत है स्पेशल एक टेक केयर की, या फिर अब खुद ही लोग ले आते हैं? मतलब किस तरह चल रहा है ये सारा सिलसिला? देखिए, इनिशियली तो मेरा जो फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम था, जो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स थे कीकी के, वहीं पे लोगों ने मुझसे मदद मांगनी शुरू कर दी थी और मैंने फुल स्विंग में उनको हेल्प किया। और अब जो है, अब नेटवर्क इतना बड़ा हो गया, हमारा एक नंबर भी है, हमारी एम्बुलेंस भी है, हमारे जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम में किसी को कोई जानवर बीमार या ज़ख्मी मिलता है, किसी जगह अब्यूज़ हो रहा होता है, तो लोग हमें डायरेक्टली जो है उसकी वीडियोस, पिक्चर्स और लोकेशन भेज देते हैं, जिस तरीके से हमारे वॉलंटियर्स और हम फिर मिल के उन एनिमल्स को हेल्प करते। राइट। और वेयर डू यू गेट द फंडिंग फ्रॉम? बिकॉज दिस इज़, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और आपकी जितनी दिलचस्पी हमें नज़र आ रही है, हमें नहीं लग रहा कि ये 1-2 साल की बात है। आई थिंक यू वुड लाइक टू कीप इट अप। ऑब्वियसली आई लाइक टू कंटिन्यू इट, और मैं ना भी रही तो ये JFK चलता रहेगा। और हम लोगों ने इस वक्त पहली एम्बुलेंस है जो जानवरों की शुरू की है, और ये आई थिंक पहले पाकिस्तान में हुआ भी नहीं है कि 1122 की तरह एक एम्बुलेंस काम करे जो सिर्फ जानवरों के लिए। एंड एज़ फॉर द फंडिंग, हम लोग इनिशियली तो मेरी फैमिली और मैंने बहुत अंदर हमारा इनपुट था, लेकिन जब लोगों ने मेरी स्ट्रगल्स देखी, जब लोगों ने मेरा वो देखा कि पैशन है, तो अ लॉट ऑफ एनिमल लवर्स जॉइंड हैंड्स विद मी, और हम लोगों ने मिल के अब इस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं। एंड दे फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, हम जितने एनिमल लवर्स हैं, हम मिल के इस सिस्टम को चला रहे हैं। आई एम नॉट अलोन। उसके बाद आप फिर क्या, जब वो रिकवर कर जाते हैं जानवर, फिर क्या आप अडॉप्शन के लिए भी देती हैं? वरना तो फिर जमा होते जाएंगे आपके पास, तो करना क्या, आगे करते क्या हैं? देखिए, जो हेल्दी हैं वो तो हमेशा अडॉप्शन के लिए होते हैं, और लेकिन जो ऐसे जानवर हैं जो बिल्कुल ही अपाहिज हैं, टांगें टूट गई हैं, अंधे हैं, मेरे पास वो एनिमल्स भी हैं जो व्हील चेयर्स पे हैं, उनकी तो अडॉप्शन भी नहीं हो सकती। उन्होंने मेरे ही साथ रहना है सारी ज़िंदगी। और जो हेल्दी होते हैं, हमारी पूरी कोशिश होती है, हम स्कूल्स में भी अब जाना शुरू करें कि हम बच्चों को कहें कि आप ब्रीडर्स से जानवर मत खरीदें, आप शेल्टर होम्स में आएँ और एनिमल्स को अडॉप्ट करें। इनमें और उनमें कोई फ़र्क नहीं है। जी, बहुत ज़बरदस्त आपने बात की है, बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक ज़ुल्फ़िशा अनूशे। बड़ा नाम मुझे बड़ा अच्छा वैसे लगा, JFK, जस्टिस फॉर कीकी। मैं हम कीकी कह रहे थे, बट अच्छा, वैसे एक बात है कि अगर जो यानी इनसेंसिटिव होने की बात है ना, कि आप जानवरों पर जुल्म करें, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप जानवरों पर जुल्म कर रहे हैं तो आप इंसानों पे भी इसी तरह जुल्म करते होंगे, क्योंकि अगर आप इनसेंसिटिव हैं बाय नेचर, दर्द ही नहीं है आपके अंदर, तो फिर वो जानवर क्या और इंसान क्या सबके लिए। दैट इज़ वेरी ट्रू। और आपको पता है कि ये सारा सिलसिला कराची में भी बड़ा ही सोशल मीडिया पे अगर कुछ देर पहले आप देखते तो अंधाधुन फायरिंग से मारे जा रहे थे कुत्ते, और एक मुहिम चली हुई थी जहाँ के यू वांट टू मेक योर स्ट्रीट सेफ बाय किलिंग स्ट्रे डॉग्स, लेकिन देयर आर अदर वेज कि अब वो अलग बात है कि हमारे मुल्क में अभी इंसानों के हुकूक की जो बात करने की ज़रूरत है, वो भी बात करने की जरूरत है, और ये भी है, और उसके बाद ये भी बात बिल्कुल साइड बाय साइड ही है। मैं हेडलाइनिंग एक्ट ना पहले मुझसे रहा नहीं जा रहा होता, क्योंकि मैं पहले ही बता दूं कि हु विल बी जॉइनिंग अस। थोड़ी देर बाद आएंगे, पहले बात कर लें कुछ सेनेट से जुड़े मामलात की। सेनेट इंतखाबात के लिए जोड़ तोड़ उरूज पर पहुंच गई है। हुकूमत को PDM के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ ये जो उम्मीदवार आए, मुशीर खजाना हफीज शेख, इनकी हिमायत दरकार है। इसी इशू पर PTI और MQM की इतवार को बड़ी अहम बैठक हुई, और MQM अपने 7 अरकान असम्बली PTI की झोली में डालने पर रजामंद हो गई है। MQM का दावा है कि हुकूमत ने बदले में मरदमशुमारी जल्द अज जल्द दोबारा कराने की शर्त भी मान ली है। फैसल सब्जवारी ने बताया कि इंसाफ भी हमारे इसी मौक़िफ़ की हामी है। उनका भी यही मौक़िफ़ है कि कराची के बिलखुसूस
मरदमशुमारी के हवाले से बहुत देरीना तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसको दूर करने के लिए खामियों से आरी, एक खामियों से पाक ऐसी मरदमशुमारी हो। हमने पिछली दफ़ा भी असद उमर साहब तशरीफ़ लाए थे तो ये गुजारिश की थी कि हुकूमत एक कदम आगे बढ़कर आने वाले बजट में जो नई मरदमशुमारी की तजवीज़ है उसके हवाले से खातिर खा रकम मख्तस करें। तो इस बात पर भी उसूली इत्तेफाक हुआ है। और अच्छा, आपको साथ साथ ये भी बता दें कि ये भी ऐसी चीज़ है, ये वादा जो है ये पहली बार नहीं हुआ। ऐसे वादे जैसे कि हमें याद है कि पहले भी होते रहे हैं। माजी में कई मौके पर PTI ने MQM की मरदमशुमारी के दरीना मुतालबे को हल करने की यकीन दहानियाँ कराई हैं, मगर अमल नहीं हुआ। और एक वक्त ऐसा भी आया कि MQM ने हुकूमत छोड़ने का ऐलान भी कर दिया। हम हुकूमत में क्यों हो, काबीना में क्यों हो, या ऐवान में भी हमारी बात ना सुनी जाए तो हमें बता दिया जाए क्या हम इन मुंतखब ऐवानों से भी बाहर आ जाए? क्या सड़कें ही वाहिद रास्ता है पाकिस्तान में इंसाफ हासिल करने के लिए? हम ऐवानों से मायूस होकर सड़कों पे आके अपने अवाम के सामने अपना मुकदमा रखने के अलावा हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता बचा नहीं। जी, तो खैर से अब MQM के साथ मामला तो तय पा गए हैं, लेकिन PTI को अपनी ही जमात के MNA आमिर लियाकत हुसैन की जानिब से मज़ाहमत का सामना है, जिन्होंने अपनी जमात के उम्मीदवार अब्दुल हफीज़ शेख को वोट देने से साफ साफ इनकार कर दिया है। आमिर लियाकत ने कैसे इनकार किया? और आपको बताएं कि आमिर लियाकत का इशू अपनी जगह, लेकिन अहम बात यह है कि MQM एक मरतबा फिर PTI के वादे पर एतबार करने जा रही है, क्योंकि मरदमशुमारी का टाइम फ्रेम भी अब तक फाइनल नहीं। ऐसी सूरत हाल में PTI अपना वादा पूरा कर दे तो वाकई बड़ी बात होगी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी ये जो सेनेट इलेक्शन है, इस्लामाबाद का जो इलेक्शन है, ये बहुत बड़ी बात ही बन गया है दोनों तीनों जमातों के लिए, क्योंकि इस पे अगर यूसुफ रज़ा गिलानी अगर के साथ हम कर रहे हैं हो जाते हैं कामयाब, तो फिर सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ और मुश्किल हो जाएगी PTI के लिए। और दूसरी तरफ अगर हुकूमत जीत जाती है तो हुकूमत ज़रा सुकून का सांस लेगी। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है रहनुमा MQM पाकिस्तान फैसल सब्ज़वारी साहब। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। MQM एक वक्त में मरदमशुमारी के इशू पर हुकूमत छोड़ने का ऐलान कर रही थी, और अब आप लोग मरदमशुमारी दोबारा कराने के वादे पर तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हो गए हैं। क्या वादा किया गया है और कब तक कराई जाएगी मरदमशुमारी, और किन इलाकों में ये होगी? MQM पाकिस्तान ने यह बात की जब हुकूमती वफ़द आया हमारे पास कि जनाब वज़ीर ख़जाना साहब तशरीफ़ लाए हैं, आप मेहरबानी करके आने वाले बजट में नई मरदमशुमारी के लिए खातिर खा रकम तफवीज़ करें, मख्तस करें। हमें बखूबी इल्म है इस बात का कि नई मरदमशुमारी उसी वक्त होगी कि जब मुश्तरका मफादात की काउंसिल बैठेगी और उन सिफारिशात को मंजूर करेगी। लेकिन हम ये नहीं चाहते थे कि मुश्तरका मफादात की काउंसिल अगर इसको मंजूर भी कर दे तो वजारत ख़जाना जो बजट पेश करने जा रही है अगले जून में, उसमें कुछ पैसे ना रखे गए हों। तो हमने एक ये मुनासिब समझा कि जब मरदमशुमारी के हवाले से बात हो मुश्तरका मफादात की काउंसिल में, तो उन्हें ये यकीन हो कि वफाकी ख़जाने में उसके लिए खातिर खा रकम रखी गई है। और हम ये समझते हैं कि यही देरीना मुतालबा है कराची वालों का और सबका कि हमें दुरुस्त गिना जाए। अच्छा फैसल, आपसे इस वादे के हवाले से पूछना चाहते हैं, ये तो आप जानते ही हैं कि मरदमशुमारी, और जिस तरह आपने जिक्र भी कर दिया, बड़ा महंगा काम होता है। हालिया बजट में तो इसके लिए रकम भी नहीं रखी गई, तो फिर भी हुकूमत ने वादा किया और आप मान गए। तो इसके बारे में हम आपसे पूछना चाहते हैं, सेनेट इंतखाबात के बाद बल्दियाती इंतखाबात का काम चल पड़ेगा, आपकी मरदमशुमारी तो ऑब्वियसली लगता है फिर बीच में रह जाएगी। तो अगर तहरीक इंसाफ आपसे किया वादा पूरा ना कर सकी तो फिर क्या करेंगे? वफाकी काबीना की सिफारिशात मुश्तरका मफादात की काउंसिल के पास हैं, अगर वो मंजूर कर लेती है तो फिर उसके लिए पैसे होने चाहिए थे, जो कि अगले बजट में रखने की हमने बात की है, उसूली तौर के ऊपर मान लिया है। जहाँ तक बल्दियाती इंतखाबात की बात है बल्दियाती इंतखाबात पर भी कदगन अभी तक यही है ना कि 2017 की मरदमशुमारी के हतमी नताइज पब्लिश नहीं हुए हैं, जब तक नहीं होंगे तो हल्का बंदियाँ नहीं हो सकेंगी। तो बल्दियाती इंतखाबात एक अलग काम है, मरदमशुमारी एक अलग काम है। ये तहरीक इंसाफ ने मुतालबा नहीं माना तो MQM क्या करेगी? देखिए
ठीक है, सियासी जमातें यही करती हैं ना, आप मुज़ाकरात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, मुआहदे करते हैं, उस पर अमल दरामद की बात करते हैं। हमारा जो मुआहदा है वो सारे अवामी कामों के लिए है, शहरी सिंध में तरक्याती कामों के लिए, बल्दियाती निज़ाम में तब्दीली के हवाले से, ये हैदराबाद यूनिवर्सिटी के क़याम के हवाले से, या मरदमशुमारी की जो हमने बात कर रहे हैं इसके हवाले से। तो ये अवामी मफाद के काम अगर हुकूमत नहीं करेगी, लैतो लाल से काम लेगी या मुश्तरका मफादात की काउंसिल नहीं मानेगी, तो यकीनन हम आवाम के पास जाएंगे और अपना मुकदमा उनके सामने रखेंगे। ये तो मरदमशुमारी की बात हो गई, आपकी हिमायत की बात हो गई। एक सवाल आपके इत्तेहादी तहरीक इंसाफ के एक बड़े मुतालबे से मुताल्लिक भी आपसे पूछना चाहेंगे। हलीम आदिल शेख के मामले पर तहरीक इंसाफ IG सिंध की तब्दीली का मुतालबा कर रही है। गवर्नर ने भी वज़ीर आज़म को इस सिलसिले में ख़त लिख दिया है। आप उनके साथ हैं, क्योंकि देखा जाए तो सिंध में वैसे तो आप विफाक में इत्तेहादी हैं, लेकिन सिंध में वो कोऑर्डिनेशन नज़र नहीं आती PTI और MQM में। जहाँ तक IG सिंध की तब्दीली का मामला है, हमारे इल्म में नहीं है तमाम तर वजूहात। हम ये समझते हैं कि पुलिस को हुकूमत का कारिंदा नहीं होनी चाहिए, पुलिस को आवाम का मुहाफ़िज होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि हलीम आदिल शेख साहब पर अगर पुराने मुकदमात थे तो ये इंतखाबात वाले दिन उनको गिरफ्तार करने की मंतक इसके अलावा कोई और नहीं थी कि इंतखाबी अमल के ऊपर असर डाला जाए। RO साहब ने भी जो उस दिन कहा था, इलेक्शन कमीशन ने, वो ये कहा था कि उनको उस हल्के से बाहर की हुदूद से बाहर निकाल दिया जाए। तो हम ये समझते हैं कि मुंतकिम मिजाजी कहीं भी नहीं होनी चाहिए, ना सिंध में ना किसी और सूबे में। बहुत शुक्रिया फैसल सब्ज़वारी हमसे बात करने का, और ऑप्टिमिस्टिक लग रहे हैं। मुझे लगता है कि उम्मीद है, और उम्मीद तो वैसे भी अच्छी करनी चाहिए, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। बिल्कुल। सो ही इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक, और लगता यही है कि कोई बात होगी है। लेकिन मरदमशुमारी दोबारा से वो सारा सिलसिला होना, वो हमें थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। लेकिन लेटेस्ट उम्मीद हमारे हुक्मरानों से, हुक्मरानों को उम्मीद हमसे वोट की, फिर ऑपोजिशन को उम्मीद कि उनके हक में फैसला आएगा, हुकूमत को ये उम्मीद कि एक बार फिर उन्हें मैंडेट मिलेगा, आवाम को उम्मीद कि आटा दाल चीनी सस्ती हो जाएगी। तो ये उम्मीद जो है ना, नहीं ज़ुहैब का बेसिकली कहने का मतलब है हम सब उम्मीद से हैं। आपको वो शो तो वो वाला हो चुका है इधर सीन। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने ऐलान किया है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, सीरत और किरदार को दुनिया के सामने लाने के लिए हर ज़िले की एक यूनिवर्सिटी में रहमतुल्लिल आलमीन कायम की जाएगी। लाहौर में रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से उन्होंने खिताब किया और कहा कि रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप प्रोग्राम का इफ्तिताह किसी एजाज़ से कम नहीं है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पंजाब हुकूमत वज़ीर आज़म के रियासत मदीना के विजन के मुताबिक काम कर रही है। 50% रहमतुल्लिल आलमीन इस स्कॉलरशिप से मेरिट पर होनहार तलबा, जबकि बाकी 50% मुस्तहिक तलबा को दिए जाएंगे। तो ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि बहुत ज़बरदस्त इक़दाम है डेफिनेटली, और ख़ासतौर पे स्कॉलरशिप पे मेरिट पे दिया जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। कल हम इस पर तफसीली बात भी करेंगे। आज वी वांटेड टू मेंशन इट टू यू। एक और चीज़ जिस पे हम बात करना चाहते हैं, एंड वी विल आल्सो हैव अ गेस्ट होपफुली इंशाल्लाह। आपको बताएं कि बच्चों को जिस्मानी सज़ा देने पर पाबंदी के लिए कानून साजी कई सियासी मामलात से भी ज़्यादा अहम है, और इसके लिए अवामी नुमाइंदों को संजीदगी से काम करना होगा। बच्चों पर जिस्मानी तशद्दुद के कई वाक़यात आए रोज़ देखने में आ रहे हैं। वजह है कवानीन का अधूरा फ्रेमवर्क, ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट, और जो कवानीन हैं उस पर भी अमल ना होना, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी पिछले साल यही कहा था कि पाकिस्तान में बच्चों की जिस्मानी सज़ाओं के कवानीन पर अमल नहीं होता। मारूफ समाजी कारकुन और गुलकार शहजाद रॉय ने रवा माह स्पीकर कौमी असम्बली अरसद कैसर से मुलाकात भी की इस सिलसिले में, और स्पीकर ने उन्हें बच्चों को दी जाने वाली जिस्मानी सज़ाओं के खात्मे के लिए कानून साजी की यकीन दहानी भी करवाई थी। ये सारा मामला, ये जिस्मानी सज़ाएं जिनकी हम बात करें, जिसको कॉर्पोरल पनिशमेंट भी दिया जाता है, और बड़े खुलेआम स्कूलों में दी जा रही होती है जहाँ कोई इतना चेक एंड बैलेंस नहीं होता, और पेरेंट्स भी उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये माइंडसेट ऑल्सो नीड्स टू चेंज, कि इस पूरे सिस्टम को एक फ़रोग दिया जा रहा है कि जी ये तो चीज़ होती आई है तो अभी भी होने दो। दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी रिवर्स्ड। इस वक्त हमें ज्वाइन किया महनाज अकबर साहिबा ने। महनाज हमारे स्कूलों में इनसे पूछेंगे, लेकिन महनाज इज ऑल्सो एन MNA। महनाज, आपको सबसे पहले तो आवाज़ आ रही है, क्योंकि ब्रेक में हम कुछ आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। क्या हाल है आपका? जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह।
अस्सलामुअलैकुम मेनाज, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हमने आज आपको इनवाइट किया है कि हमारे स्कूलों में मदारिस में बच्चों को जिस्मानी सजाएं देने का एक रुझान है जिस पे हम बात कर रहे हैं। दुनिया जो है वो चीख चीख कर कह रही है, इस पे रिसर्चेस हो चुकी हैं कि कितना नेगेटिव इफेक्ट होता है बच्चों पे। इस पे तो क्या किया जाए कि ये ऑफ कोर्स कानून साजी तो एक चीज़ है, लेकिन ये माइंडसेट बदलने की बात है कि ये अब नहीं चलेगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, बल्कि नेगेटिव इसके इफेक्ट्स हैं। जी हुमा, बिल्कुल, और हमारे यहाँ ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है और बढ़ने के साथ साथ इसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। जैसे आपने पहले कहा कि अगर बच्चे को मार दिया तो क्या हुआ, सिर्फ बच्चे को मार दिया, और उसके बहुत बुरे असरात हैं बच्चों के ऊपर। इसके ऊपर देखिए आज बड़ा अहम दिन है क्योंकि जो बिल मैंने असेंबली में पेश किया 2019 में, वो आज नेशनल असेंबली से सेनेट की तरफ चला जाएगा और उसके लिए बड़ी इनेबलिंग एनवायरनमेंट के लिए बहुत से लोगों ने मिल के काम किया। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि बहुत से मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी और जुडिशरी और ट्रेजरी बेंचेस और ऑपोजिशन सब इसके ऊपर मिल के काम करें। आप यकीन करें कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में आज तक कॉर्पोरल पनिशमेंट बिल नहीं था। जी जी बिल्कुल जी। ये हमारी रिसेंटली शहजाद रॉय साहब से भी बात हुई थी तो बताया था उन्होंने। जी जी बिल्कुल, कॉर्पोरल पनिशमेंट बिल नहीं था और ये सिर्फ जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तक नहीं है, मदारिस तक नहीं है, ये वर्क प्लेस में है, ये पब्लिक फॉर्मल नॉन फॉर्मल आपके फॉस्टर होम्स, आपकी कोई भी किस्म की जो अरेंजमेंट है बच्चों के लिए बिसाइड्स ऑफ होम, उसमें ये प्रोहिबिशन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट बिल आज पेश होने जा रहा है। और ये भी बड़ा ताख़ीर का शिकार था, लेकिन ये कि एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट खड़ी हुई है और उस पर हमने इसको आगे देखें। एक लॉ का आ जाना एक रेफरेंस पॉइंट होता है कि जी अब इस चीज़ का लॉ है। अब हमारे पास तो हमने चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन यूएन का साइन किया हुआ है जिसमें कहा है कि जहनी और जिस्मानी अब्यूज़ नहीं होगी बच्चों की। हमने कभी उसके ऊपर, हमने तो 1990 से उसको हमने साइन किया हुआ है, लेकिन हमने उसके ऊपर कभी अमल दरामद नहीं किया। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि ये एक बिल का आ जाना, फिर उसके बाद उसके रूल्स ऑफ बिजनेस बनना और फिर उसके बाद उस पर अमल दरामद, बिल्कुल अमल दरामद होना। अच्छा, ये कहिएगा कि बच्चों की जिस्मानी सजाओं के खिलाफ कानून जो भी बने हैं, अच्छा, लेकिन ये बताइए कि एक जिम्मेदार मुआशरे के तौर पर वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें करना है ताकि बच्चों को तशद्दुद से बचाया जा सके, ख़ास तौर पर वालिदैन और असातिज़ा की सतह पर, क्योंकि कानून साजी जितनी भी हो जाए, उस पर अमल दरामद जितना भी हो जाए, लेकिन अगर जबरी तौर पर अमल दरामद होगा तो हम उस मसले से निजात नहीं हासिल कर सकेंगे। माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है। देखिए, माइंडसेट बदलने के लिए मीडिया का बहुत रोल है, मीडिया इन चीज़ों को उजागर करता रहता है। दूसरी बात यह है कि ये एक सिस्टमेटिकली हमारे माशरे में चीज़ को हमें एड्रेस करना होगा। हमें वालिदैन के साथ, उसातिज़ा के साथ बार बार ये बात करनी होगी कि दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल और उनको उनके साथ हमें मिलके काम करना होगा। अभी तो ये होता है कि मीडिया बहुत अच्छा करता है कि एक केस आता है तो उसको उजागर कर देता है और फिर उसके ऊपर कुछ भी नहीं होता क्योंकि इसके ऊपर तो कानून साजी नहीं है। लेकिन ये है कि जब हम एक बात करते हैं और एक विजिलेंटीज़ होते हैं, देखिए एक लोकल बॉडी सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, जो कि एक विजिलेंटी की हैसियत से ये काम कर सकता है। दूसरी बात यह कि हमारी कम्यूनिटीज़, हमारे मोहल्ले, हमारे गाँव, उसमें इस बात की बार बार इसको एक अवेयरनेस करी जाए कि ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये देखें, इस वक्त हम बहुत एक ख़तरनाक ज़माने में रह रहे हैं। एक तो कोरोना की वजह से बहुत लोगों की नौकरियां चली गई और उसकी वजह से बच्चों के ऊपर घरों में तशद्दुद बढ़ गया है और इसके अलावा महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो उसमें भी ये हो रहा है कि फ्रस्ट्रेशंस जो हैं, उसातिज़ा की फ्रस्ट्रेशंस हैं, पेरेंट्स की फ्रस्ट्रेशंस हैं। अमूमन अभी मैं आपको एक केस बताऊं जो कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से नहीं है, कल मेरी निगाह से गुजरा कि स्नूकर की एक क्लब में एक बच्चे को जिसने 40 रुपए नहीं दिए, उसको नंगा करके उसके ऊपर तशद्दुद करके पूरे मोहल्ले में उसको फिराया गया। मतलब ये कहाँ का तौर तरीका है? मतलब इस चीज़ को स्टॉप करने के लिए एक अवेयरनेस होनी चाहिए और एक जो हमने महसूस करना है कि ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। अभी ये होता जा रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता हम उसको एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। राइट, लेकिन महनाज साहिबा, ये एक जो आपने एग्जांपल दी और ऐसी बड़ी अफसोस की बात है, हज़ारों हमारे पास एग्जांपल्स हैं। ये तो कॉर्पोरेट पनिशमेंट से भी ज़्यादा ये तो एक माइंडसेट है, ये तो क्रिमिनल एक्टिविटी है कि आप किसी को, बेशक बच्चा हो कि बूढ़ा हो, आप मार के उसको इस तरह परेड कर रहे हैं। मतलब ये तो एक और
एक तो ये रुझान ही दूसरी तरफ जा रहा है। सो लेट अलोन कि हम सिर्फ स्कूलों मदरसों की बात करें, ये तो हमें एज अ सोसाइटी वी नीड टू चेंज। ये तो ऑलमोस्ट कभी कभार हमें लगता है कि कुछ हमारी प्रैक्टिसेस इतनी ख़राब हैं और हमें नहीं पता था। जैसे रेसिज्म भी थोड़ी सी है हमारे माशरे में, और ये वाली जो हम कर रहे हैं कि हमें अपने दिमागों को लिटरली धो के दोबारा से सामने लाना है। आपकी बड़ी मेहनत है महनाज साहिबा, बहुत से और लोग हैं, शहजाद रॉय का हम ज़रूर जिक्र करेंगे, उन्होंने बड़ी आगाही दी है, हमें भी नहीं पता था बहुत सी चीज़ों का। आप जेन्युइनली कोई चेंज होते हुए देख रही हैं एज अ माशरा, जिनको अभी भी ये बताने की ज़रूरत पड़े कि जी आप अपने बच्चे को ना मारा करें, भाई बच्चा है क्यों मार रहे हो, लेकिन सिखाना पड़ रहा है, वो लोग सीखेंगे? देखिए इसमें मेरा ख्याल ये है कि ऑल्दो के हम सब ये समझते हैं कि बिल का आ जाना काफ़ी नहीं है या एक लॉ का बन जाना काफ़ी नहीं है, मेरा ख्याल है काफ़ी है। लेकिन उसके आगे हमें बहुत कुछ करना है। अब जैसे कि मैं पार्लियामेंट में बैठी हूँ तो हमें सारे पार्लियामेंटेरियंस को इस बात का बताना है कि आपको एंड देन वी हैव टू मेक देम अकाउंटेबल। हमारे परव्यू में जो कुछ भी है हमें उसके ऊपर काम करना है। और अब आप ये देखें ना, इस बिल को आज नेशनल असेंबली में दोबारा पेश होने के लिए एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट बनाई गई, जिसमें कि जस्टिस अर्थर मिनिला का भी हाथ है, शहजाद रॉय का भी हाथ है, हमारे स्पीकर का भी हाथ है, हमारी ट्रेजरी शिरीन मज़ारी का, सब बहुत से लोगों का हाथ है। इसी तरह से अगर हम मिल के सर जोड़ के इस बात पे यकीन कर लें कि बच्चों को नहीं मारना और बच्चों का जो तशद्दुद हो रहा है उस पर हमने दूसरी तरफ नहीं देखना, मतलब जो हमारा पावर ओवर बच्चा है वो हमने नहीं करना कि जी हम ज़्यादा मजबूत हैं, हम ज़्यादा ताकतवर हैं, ये तो गरीब है, ये तो बच्चा है, ये तो छोटा है। इस चीज़ को बावर करने के लिए हम सबको इस चीज़ पे फोकस करना होगा। ये खुद ब खुद नहीं होगी, ये हमारे माशरे में पेनिट्रेट कर चुका है कि जो भी आपको जिसके ऊपर आप तशद्दुद कर सकते हैं आप ज़रूर तशद्दुद करें। और देखें ना, घरों में मुलाजिम होते हैं, स्कूलों में बच्चे होते हैं, घरों में बच्चे होते हैं, मतलब अगर आप देखें कि वो जो एक सिस्टम है कि जो हमसे कमज़ोर है हम उसको पकड़ के मारें। बेसिकली हम अपनी शो ऑफ पावर दिखाएं, कोई भी चीज़, बेशक वो जानवर हो, और अभी हम एनिमल राइट्स की भी बात कर रहे थे, बच्चे हों, मतलब एट द एंड ऑफ द डे उन सारों को एक ही लीग में बिल्कुल डाल लिया जाता है। हमें मिल के, जैसे कि आप देखें इसमें मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। मीडिया में जब भी कोई बात आती है तो इस वक्त सारे लोग, मतलब ये कि करिकुलम की किताब से ज़्यादा बच्चे मीडिया को देखते हैं, सोशल मीडिया को देखते हैं। जब उसमें एक चीज़ को निगेट करना शुरू होगा एक कैंपेन के ज़रिए, तो इस चीज़ अच्छा एक चीज़ और इसमें आप ये बिल्कुल सही कह रही है, तशद्दुद नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताने की ज़रूरत है कि अगर आप स्कूल्स में या वालिदैन को भी कि बच्चे को फिर किस तरीके से यानी उसको समझाई जाए सही बात, या फिर अगर जी ऑल्टरनेटिव्स कैसे हो, क्योंकि ये साइड ये इसके साथ ही जुड़ी हुई बात है। क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे, असातिज़ा को ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, तो फिर प्रॉब्लम तो ये हो जाएगी कि बच्चे को सिखाना कैसे है, फिर समझाना कैसे है सही बात। नहीं, बच्चे को तो देखें ना, अभी इस वक्त ये होता है, अगर हमारे देही इलाकों में देख लें, हमारे छोटे शहरों में देख लें, इवन हमारे बड़े इलीट इंस्टीट्यूशंस में ये बहुत हो रहा है कि बच्चे को जब मारा जाता है तो बच्चे को कहा जाता है कि तुम एक्सेप्ट करो, ये तुम्हारे बेहतरी के लिए, ये वो पुराने वाले उस्ताद का एग्जाम्पल दिया जाता है कि तुम्हारी बेहतरी के लिए, या फिर ये कि गुस्सा तो होना ही है। तो बच्चा ये सोचता है कि मैंने कोई गलती की है। तो ये एक देखिए, इसमें एक मुहिम साजी की बहुत ज़रूरत है, कैंपेन की बहुत ज़रूरत है कि बच्चों की हमें पूरे नेशनल लेवल पे एक अवेयरनेस रेजिंग करनी है कि व्हाट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। प्रोहिबिशन का जो बिल है जो आज असेंबली में दोबारा पेश होगा आफ्टर बीइंग अप्रूव्ड बाय मैनी कमिटीज़ एंड ऑल दैट, तो उसमें यह कहा गया है कि आप ऐसे ज़ोर से बच्चे का मुंह नहीं पकड़ सकते, आप उसको झटका नहीं मार सकते, आप उसके मुंह में मिर्च नहीं डाल सकते। मतलब यह है कि इस तरह की जो चीज़ है ना, तो ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें, देखिए छोटी चीज़ से फिर बड़ी चीज़ होती है। मैं बात नहीं करना चाह रही थी, मगर ये बात करना ज़रूरी है, जहाँ बच्चों को मार पड़ती है वहाँ फिर बच्चों का रेप भी होता है, फिर वहाँ महनाज साहिबा वी सो अंडरस्टैंड आप क्या कह रही हैं, और थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटिंग बात भी हो जाती है कि किसी को ये बताना पड़े कि बच्चे को ना मारो, मारना तो दूर की बात, बच्चे पे चीखो भी ना, मतलब उसके क्या इफेक्ट्स होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया महनाज अकबर साहिबा फॉर बीइंग विद अस, और बड़ा आपने बड़े अच्छा एडवोकेट हैं आप इस चीज़ के लिए। बच्चों की और किसी की भी जब तक हम इज्जत नहीं करेंगे ना, अनटिल वी हैव रिस्पेक्ट फॉर देम, तो यही सारा सिलसिला जो है। ये भी है कि थोड़ी सी वक्त
लूँगा मैं। सज़ा जज़ा के कॉन्सेप्ट से, इस फ़लसफ़े से कोई इनकारी नहीं है, लेकिन तशद्दुद सज़ा के उसमें उसको लेना ना डेफिनेशन में, ये सबसे गलत बात है कि आप सज़ा ऐसे भी दे सकते हैं कि अगर ऐसे नहीं करोगे तो तुम ये मिल जाएगा, ये चीज़ यानी एक तरीक़ेकार बहुत से हो सकते हैं किसी को। सब कुछ छोड़ दें, ये जो सोशल मीडिया और सारी चीज़ों पे इतना टाइम सारे गुजार रहे हैं ना, थोड़ी सी किताबें ही पढ़ लें। देयर आर बुक्स ऑन पेरेंटिंग के बच्चों को, मतलब जो टीचर ट्रेनिंग भी एक होती है कि बच्चों को स्कूलों में किस तरह ट्रीट करना है, पेरेंटिंग की किताबें होती हैं कि घर में किस तरह करना है। देयर आर सो मेनी थिंग्स। तशद्दुद तो किसी सूरत भी जायज़ नहीं है और इसके खिलाफ बिल्कुल क्रिमिनल एक्ट है ये जी। जो है व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप यूज़ करते हो? व्हाट्सएप क्या होता है? व्हाट्सएप मैं कहती हूँ जो आजकल व्हाट्सएप यूज़ कर रहा है वो तो गया, तो लिहाजा व्हाट्सएप तो आपने कहा मैं तो यूज ही नहीं कर रहा, बस ठीक है यार, राइट, व्हाटएवर, एवरी द होल वर्ल्ड इज मैंने तो पहले ही कह दिया था कि ये सब गया। अच्छा जी, अगर आपको व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी मंजूर नहीं तो आपका व्हाट्सएप जो है अकाउंट ख़त्म कर दिया जाएगा और व्हाट्सएप की जानिब से सार्फिन को 15 मई तक की डेडलाइन दी गई है। अगर आपने नई पॉलिसी से इत्तफाक नहीं किया तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा और डरने की कोई बात नहीं है। आपको पता है ना कि वो एक आपको अपडेट भेजेंगे, जो आप अपडेट करेंगे उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि जी अग्रीड और नॉट अग्रीड जो होता है, जो कि हम पढ़े बगैर अग्री कर देते होते हैं। मैं तो कहती हूँ आप वो जो करने के बाद आपको मुश्किल हो जाती है। नहीं, आई टेल यू, आप इसलिए अग्री कर लें बिकॉज अ कपल ऑफ डेज और अ वीक और सो बैक वी हैड एन एक्सपर्ट ऑन इट और उन्होंने कहा था कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी अभी भी जो चैट होगी, जो मैसेजेस हैं, फोटोग्राफ्स हैं, व्हाटएवर यू पास ऑन थ्रू व्हाट्सएप, वो पब्लिक नहीं होगा। व्हाट्सएप से हटके मैं कह रहा हूँ कि वो अग्रीड करने के बाद जो कुछ होता है जिंदगी में वो तो खैर आपकी पर्सनल जिंदगी में तो क्या जो नहीं, सबकी एक ही है सारों की एक ही जिंदगी है, तो लिहाजा व्हाट्सएप जो है अब आपको नए तरीके से अग्री करना पड़ेगा, जो नहीं करेंगे। आप पूछ रही थी मेरा व्हाट्सएप से पहले वाले जो था ना वो व्हाट्सएप तब नहीं था, तो मुझे कोई फिक्र नहीं व्हाट्सएप को कुछ। मैंने इतनी डिटेल इनकी जिंदगी की नहीं मांगी थी जो खुद ही दे दी है और आपके घर वाले जो है वो सुन भी रहे सब हुआ। तो यानी आप कहीं और, अगर तो ज़ुहैब की ज़िंदगी में ढूंढ रहे हैं तो व्हाट्सएप से कुछ नहीं मिलने वाला, कहीं और ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़ जानने से पहले आपको बता दें कि सऊदी अरब ने ख़वातीन को मुसल्लह अफ़वाज यानी अपनी आर्म्ड फोर्सेस में शामिल होने की इजाज़त दे दी है, विच इज़ बिग न्यूज़। आपको पता है पहले तो वो कुछ अर्सा पहले तो ड्राइव तक नहीं कर सकती थी वहाँ ख़वातीन, वो भी हो गया था और अब ये भी हो गया। बिल्कुल, अरब मीडिया के मुताबिक ख़वातीन सऊदी अरब की बहरी, बर्री, फ़ज़ाई और स्ट्रेटिजिक मिसाइल फोर्स में शामिल हो सकती है। ख़वातीन को फ़ौजी मेडिकल सर्विसेज में भी शमूलियत की इजाज़त होगी और 21 से 40 साल तक की ख़वातीन दरख्वास्त दे सकती है। तो सऊदी अरब में ये तब्दीलियाँ आ रही हैं तेज़ी के साथ, बहुत अच्छी बात है, स्पेशली फॉर द वुमेन ऑफ सऊदी अरेबिया, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से आपको पता है कि एक जिद्दोजहद में लगी हुई थी कि उनको ज़्यादा एक्सेस मिले टू बी एन एक्टिव मेंबर ऑफ देयर कंट्री, तो वो होना स्टार्ट हो गया। बड़ा हल्का हल्का स्टार्ट हुआ, बड़ी देर से स्टार्ट हुआ, लेकिन दैट्स गुड, तो बड़ी अच्छी खबर है और यकीनन हमें और खबरें आना स्टार्ट हो जाएंगी कि कौन कौन कहाँ वहाँ पहुँच चुका है। मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी का मैच है आज और दोनों ही आपको पता है ना, और दोनों ही जीतने के ख्वाहिशमंद है। वेल, दोनों में से एक तो जीत ही जाएगा। आज के शो पे पुरुम्मीद जो है ना वो एक बड़ा वन ऑफ देम इज गोइंग टू विन, आई टेल यू, मैं ऑलरेडी प्रेडिक्शन दे रही हूँ। Alright जी, that's all for today और इंशाल्लाह we will see you tomorrow. Have a great day. SOPs जो है ना याद है ना, वो फॉलो करते रहें, उनको अभी नहीं भूलना। अल्लाह हाफ़िज़।